जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, खासतौर से जो यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चंस है, और इसके अलावा यूपीएससी के भी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जितने भी वनडे एग्जाम का एग्ज़ाम रहेगा, लाइक आरओ के लिए भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा घटना चक्र। और इसको हम लोग देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सामान्य परिचय। और पहला जो चैप्टर है क्षेत्रफल के विषय में है, भारत के क्षेत्रफल के विषय में डिस्कस करेंगे। तो हम चाहेंगे आपको एक बार मैप को दिखाएं, मैप से हम लोग डिस्कस करें, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार मैप को देख लेते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। तो देखते हैं मैप को। ये देखिए अपने प्यारा देश भारत का मैप है। ठीक है, तो मैप को आप एक बार पूरा ढंग से देख लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत जो कि कहाँ पे अवस्थित है। भारत का जो पोजीशन है, दक्षिण एशियाई देश है भारत, और एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण एशियाई देश है भारत। ठीक है, अब भारत का जो स्ट्रक्चर है, देखिए भारत का स्ट्रक्चर है एक चतुष्कोणीय आकृति वाला है। चतुष्कोणीय मतलब चारों ओर से एक, देखिए एक कोड का निर्माण कर रहा है भारत। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और इसका जो पूर्व से पश्चिम का इसका देखा जाए, इनका लंबाई टोटल तो 2933 किलोमीटर है। और इसके अलावा और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। तो नियर अबाउट लगभग सेम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है भारत। और अक्षांशीय विस्तार से अगर देखा जाए, भारत का जो अक्षांश के विस्तार से अगर देखा जाए, जैसे ये देखिए हमारा गोलार्ध हो गया, तो ये है क्या है, विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये देशांतर रेखा है जो कि माध्यान्ह देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पे, और देशांतरी विस्तार से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हुआ। और भारत का, अपना प्यारा देश भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो पोजीशन है 7वें नंबर पे है। ठीक है, 7वें नंबर पे है, जो कि भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब भारत का पोजीशन 7वें नंबर पे है, तो 6 नंबर तक कौन है। देखिए पहले नंबर पे है रसिया पहले नंबर पे है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं यूएसए, और उसके बाद चाइना है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद अपना प्यारा देश भारत हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे है। ठीक है, भारत में अभी अगर देखा जाए तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि हाल में ही अभी दादर और नगर हवेली और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, और जिन्हें एक सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। इसके पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और इसका भी निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल आपको क्लियर हुआ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो संसार के समस्त अगर स्थलीय भाग का अगर देखा जाए तो टोटल क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का जो पोजीशन है टोटल क्षेत्रफल के 2.4% है। ठीक है, टोटल स्थलीय क्षेत्रफल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% है। अगर जनसंख्या की वही बात किया जाए तो जनसंख्या के बाद टोटल जनसंख्या का भारत में ही अकेले 17.5 मतलब 17.5% जनसंख्या जो कि अपने प्यारा देश भारत में निवास करती है। ये जो आंकड़ा है 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो अभी हाल में अभी जनगणना देखिए हुआ नहीं है, जनगणना होगा तो भारत का पोजीशन मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पर आ सकता है। अभी देखिए जनसंख्या की दृष्टि से चाइना नंबर 1 है और भारत का पोजीशन 2nd नंबर है। ठीक है, और आपको इतना तो क्लियर हो गया कि देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है 2933 किलोमीटर वर्ग नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए भारत का टोटल क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से जो कुछ गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे कुछ ऐसा रेंज है कि जो गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसके अलावा चाइना ने भी, जो अक्साई चाइना है, ये वाला रेंज, ठीक है, ये वाला रेंज अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं इसको भी, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, तब वहाँ पे चाइना ने गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर रखा था। लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया है, जो कि अक्साई चेन में चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। अभी तक भारत में टोटल गांवों की संख्या है 6,40,932, जो कि टोटल गांव हैं भारत में। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। देखिए ये यहाँ पे पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बाउंड्री 106 किलोमीटर का साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ थोड़ी। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बाउंड्री साझा करता है। साथ ही साथ अगर चाइना के साथ देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री सीमा जो है 3,488 किलोमीटर के साथ साझा करता है। और नेपाल के साथ देखा जाए तो 1,751 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लिया तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। वहीं देखा जाए भारत और भूटान के बीच जो बाउंड्री सीमा है 699 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। और इसके अलावा देखिए सबसे जो पूर्वी बिंदु है भारत का किबुथी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो किबुथी जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, किबुथी गांव है। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए अगर देखा जाए गुजरात का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है, जो कि गुजरात में गौरमाता है, गौरमाता बोलते हैं इसको। तो ये है गुजरात का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु भारत का, ठीक है। तो इसका पोजीशन देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, दशमलव नहीं बोलते हैं इसको, 68 डिग्री 7 मिनट बोलते हैं। ये जो कि देशांतरी विस्तार है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो किबुथी है अरुणाचल प्रदेश का, इसका जो विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। साथ ही साथ अगर और देखिए इसमें भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है अपना प्यारा देश भारत, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। वहीं म्यांमार के साथ भारत अपना साझा करता है बाउंड्री 1643 किलोमीटर। तो क्लियर हुआ, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ कितना बाउंड्री सीमा साझा करता है अपना प्यारा देश भारत, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। नेपाल के साथ म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ देख लिए हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दादर और नगर हवेली है, ये अरब सागर है, ठीक है। जो पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में ये अरब सागर है। और जो तटरेखा है, तटरेखा की टोटल लंबाई है 7,516 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। ये लक्षद्वीप है, एक कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी केप केमोरिन है। और देखिए भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट, दक्षिण बिंदु उसको और दक्षिणी बिंदु जिसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर यह स्थली है, अगर सबसे दक्षिणा पॉइंट देखा जाता है तो बंगाल की खाड़ी में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिण पॉइंट है, ठीक है। ये मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु है जो कि तमिलनाडु में है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अगर वहीं बंगाल की खाड़ी में अगर अंडमान निकोबार को देखा जाए तो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का, ठीक है। तो आई होप इतना हम लोग देख लिए हैं, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वहीं देखिए जो सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का, इंद्रौकौल के नाम से फेमस है, इंद्रौकौल, जो कि लद्दाख में है, सबसे उत्तरतम बिंदु है, ठीक है, मतलब नॉर्थर्न पॉइंट है। इसका जो विस्तार है नॉर्थ में अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट, इसका अक्षांशीय विस्तार हो। तो आई होप क्लियर हुआ, एक सामान्य परिचय भारत के विषय में देखे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में बहुत सारा फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस के
मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2006 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे ही होता है। तो भारत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो कि अधिकृत किया हुआ है भारत अपना, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन ये क्या नाम है, इलाहाबाद से गुजरती है भारतीय मानक समय। 82 डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत का मानक समय यहीं से निर्धारित किया जाता है। क्लियर हुआ? और इसके अलावा देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्षेत्रफल की आकार के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो कि 7वां स्थान है, और हम लोग सारे डिस्कस किए थे 6 तक कौन स्थान है, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। पहला कौन सा है? पहला रसिया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार हम देखा जाए तो 17.5% है टोटल जनसंख्या का। टोटल पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में रहती है। गाँव की संख्या आप देख लीजिए, 6,40,932 गाँव हैं जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, और भारतीय देखिए थोड़ा सा नोट्स के विषय में अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो कि विकास, जो संस्कृति और सभ्यता का जो विकास हुआ है सारा सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि बहुत सारा आर्थिक सफलता, बहुत सारा व्यापारिक सफलताएं, सांस्कृतिक विकास यहीं से हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। ठीक है, और भारत का नाम आर्यव्रत, और उत्तर भारत में जो बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया पहले, आर्यव्रत। ठीक है, और इन आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे भरत के नाम पर ही अपने भारत का नाम भारतवर्ष कहलाया। तो आई होप क्लियर हुआ। साथ ही साथ और नाम के विषय में अगर देखा जाए तो जो वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था सिंधु नदी के घाटी में था, जो वैदिक आर्यों का निवास स्थान था, और ईरानियों ने इस नदी को क्या बोला? हिंदू नदी। जो सिंधु घाटी नदी है उसको बोला हिंदू नदी, और इस देश को फिर बाद में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और यूनानियों ने ही सिंधु नदी को इंडस भी कहा। ठीक, इंडस की वजह से फिर इस देश को इंडिया भी कहा जाने लगा। तो मतलब इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो आई होप विस्तार के विषय में देख लिए आप। भारत का उत्तरी से लेकर दक्षिणी विस्तार कितना है, टोटल लंबाई के विषय में देखे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हुआ? भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसको हम लोग देखे थे। सबसे दक्षिणी में जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, और भारत का रेखांकीय विस्तार जिसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसी का देखिए मोड निकालने पर इसके बाद जो 82 डिग्री 30 मिनट आता है, जो कि भारत का मानक समय यहीं से लिया जाता है। ठीक है, और भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके अलावा आपको और देखते हैं क्वेश्चनों को। भारत के लिए क्या सत्य कथन है, इसको देखते हैं। भारत के लिए सत्य कथन है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां स्थान है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो कि टोटल 15,200 किलोमीटर है, और ठीक है 15,106.7 किलोमीटर माना जाता है। और सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो हम लोग इसके अलावा देखे थे सबसे उत्तरी पॉइंट को, दक्षिणी पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार के जो नेक्स्ट सब चैप्टर है इसको देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। वैसे हम लोग मैप में देख लिए हैं, तो बस पढ़ते हुए जाते हैं क्वेश्चनों को। देखिए भारत जो कि विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ। अगर ये देखिए ये जो पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, ये अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से है। अगर वहीं मुख्य भूमि का विस्तार देखा जाए जो तमिलनाडु में है सबसे दक्षिणतम पॉइंट, इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री
4 मिनट जो कि उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं देशांतरी विस्तार, इसमें कोई भी चेंजअप नहीं है, इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से किस एक राज्य से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं गुजरती है? जो गुजरात से होकर गुजरेगी वही रेखा जो कि राजस्थान से होकर गुजरेगी वही रेखा होकर सिक्किम से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर में से वह जिला जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरती है वह है जैसलमेर। ठीक है, तो आई होप मुझे पूरा क्लियर हुआ कि आपको अक्षांश के विषय में पता होगा, देशांतर के विषय में पता होगा। ठीक है, तो एक बार हम आपको बताना अगर चाहेंगे, देखिए ये अगर गोलार्ध अगर है, देखिए कुछ ऐसे ढंग से, तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे रेखा है, इसको जो मॉडरेट बीच में से जाती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। और वही अगर जो उत्तर से दक्षिण तरफ जो मिलाती है रेखा बीच में, उसको बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के पूर्व में उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि एक लाइन बनी होती है ऐसे करके। ठीक है, और इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट आपको बताना मैं चाहेंगे कि देखिए जो गोलार्ध है ये विषुवत रेखा है और इसकी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर अगर देखा जाए तो टोटल 89 अक्षांश रेखाएं हैं। इसी तरह नीचे भी, इस नीचे का मतलब दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं। और एक अक्षांश रेखाओं के जो बीच में अंतराल होता है लगभग 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। तो 111 किलोमीटर मतलब 1 डिग्री जो अक्षांश रेखाओं का अंतर होता है 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसी को बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा की तरह होती है और ये समांतर नहीं होती। सबसे बड़ी पॉइंट आपको ध्यान देना है कि समांतर नहीं होती है। ठीक है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की जो बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की जो दूरियां हैं वह बढ़ती जाती हैं। ठीक है, देखिए ध्रुव पर कम हो जाती है और बीच में जाने पर बढ़ जाता है उनके बीच की दूरियां। तो इन देशांतर रेखाओं के भी बीच की, एक देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें भी 111.33 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, तो वही अक्षांश रेखाओं में भी 111 किलोमीटर था अंतर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत और कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के विषय में अगर देखा जाए तो कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और भारत जो विषुवत रेखा के जो उत्तर में, भारत आपको पता है देखिए उत्तरी गोलार्ध है, ये गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत का जो पोजीशन है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। और जो विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश से को ही कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये जैसे अपना प्यारा देश भारत है, जैसे इसका मैं मैप बनाता हूँ एक बार। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक, तो इसका जो है 23 डिग्री 30 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखिए, अगर सूर्य के जब उत्तरायण होता है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की जो अवधि है बढ़ जाता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति को ही सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में जो कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट बताना चाहेंगे कि जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर जो है गांधीनगर है, सबसे निकटतम दूरी पर है। इसके अलावा देखिए, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में से नगरों में से जो कर्क रेखा के निकट है कोलकाता है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट, जो कि उत्तरी अक्षांश, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। इसके अलावा देखते हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वह है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली शहरों में से जून माह में दिल्ली की अवधि, जो कि दिन की अवधि अधिकतम होती है, दिल्ली में होती है। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा के सबसे निकट बिंदु है जबलपुर है। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, गुजरात में प्रभावित होकर फिर फाइनली खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो अब देखते हैं मानक समय। देखिए, मानक समय के विषय में वैसे हम लोग ऑलरेडी एक बार वीडियो अपलोड कर दिए हैं मानक समय के विषय में, कैसे समय को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कर्क रेखा देखा था 23 डिग्री 30 मिनट, जो कि उत्तरी अक्षांश में है, उसी तरह देखिए भारत का जो प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद यहाँ पे है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इसका जो कि 82 डिग्री 30 मिनट इसका पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो ग्रीनविच टाइम है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत को जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होकर टोटल कुल 5 स्टेटों से होकर गुजरती है। वहीं अगर कर्क रेखा के विषय में देखा जाए तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए क्वेश्चन, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, इसका देखिए राइट आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट होगा। ठीक है, देखिए हम लोग समय को निकालने के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, देखिए गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है, हमने आपको बताया था गुजरात का देशांतरी विस्तार, गुजरात का देशांतरी विस्तार कितना था? 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर, ठीक है 68 डिग्री 4 मिनट। देखिए इसमें तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो वालांग के समय में कितने घंटे का समय अंतराल है? टोटल 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है, सत्य कथन को बताना है इसमें। औरंगाबाद का जो अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति जो कि सबसे दक्षिणावर्ती है। साथ ही साथ देखते हैं रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय जो कि IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देशांतर के निकटतम जो शहर है वह है रीवा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका स्थानीय समय होगा
10:38 होगा। ठीक है, तो समय को कैसे निकालना है, कैसे काउंट करना है, हम लोग इसको डिस्कस किए हुए हैं। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो होगा कितना होगा। ठीक, स्थानीय समय होगा 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको अगर समय एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के बीच का जो समय का अंतराल है, तो 120 यहाँ पे दिया हुआ पूर्वी देशांतर, और भारतीय मानक समय जो कि है कितना है 82 डिग्री 30 मिनट। दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया देशांतर 37 डिग्री 30 मिनट, तो गुणे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 37 डिग्री 30 मिनट इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12, लगभग आपका आएगा 150 मिनट आएगा। ठीक है, 150 मिनट आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए, अब इसको मिनट में है तो अब इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो कितने घंटे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। उसके बाद आपको भारतीय मानक समय पर जो मध्याह्न है 12 बजे है, तो 12 है तो 12 में कितना 2:30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14:30 मिनट, मतलब 2:30 बजा हुआ है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ कैसे समय को निकालना है। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर जो कि गुजरती नहीं है, महाराष्ट्र से गुजरती नहीं है, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट इसका रेंज है। ठीक है, पूर्वी देशांतर इसका है, और इसको हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में जो डिफरेंस पाया जाता है 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली में से सबसे समीप जो कि देशांतर रेखा पर स्थित है वह है बेंगलुरु है। इसके अलावा देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय के 5 बजे हैं तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा, लगभग 7 बजे होगा सूर्योदय। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें दूरस्थ बिंदु को हम लोग वैसे डिस्कस कर लिए हैं मैपिंग में। देखिए, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है साउथर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, सबसे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार। वहीं स्थलीय सीमा के हिसाब से देखा जाए तो स्थलीय पॉइंट जो कि दक्षिण में कन्याकुमारी में है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसका कितना 86 विस्तार है, इसको भी हम लोग देख लिए हैं। सबसे पूर्वी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी गुजरात राज्य है। ठीक है, जो कि सबसे सुदूर पश्चिम का बिंदु है, उसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। ठीक है, जो कि गुहार मोती। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं वह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु पे है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ, बेंगलुरु में से वह नगर जो सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। ठीक है, सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है वह है लखनऊ। इस पॉइंट में से आपको बताना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में सीमावर्तीय देशों के विषय में देखते हैं। जो सीमावर्ती देश हैं इसको विषय में हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हुए हैं। तो सीमावर्ती देश में देखिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वह है मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो कि बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, देखिए भारत का जितने भी पड़ोसी राज्यों से भारत की सीमा है हम लोग इसको डिस्कस किए थे। बांग्लादेश के साथ कितना 4096 किलोमीटर भारत का सीमा लगता है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है,
और कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे हम चाहेंगे कि आपको मैप से बता दें, तो एक बार मैप को ओपन करते हैं फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? भारत के टोटल देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। इसके बाद असम के साथ साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम के साथ साझा करता है। तो इसका टोटल लंबाई है 4096 किलोमीटर। वहीं चाइना के विषय में देखा जाए तो चाइना का रेंज ये है। चाइना देखिए लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो गया, सिक्किम के साथ साझा करता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के साथ भी साझा करता है। तो टोटल जो लंबाई है चाइना के साथ सीमा साझा 3488 किलोमीटर है। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान वाला रेंज है, ठीक है। इसको देखते हैं पाकिस्तान के बीच में, ये पाकिस्तान का रेंज है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा जो कि 3323 किलोमीटर साझा करता है, जिसमें से लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और पंजाब हो गया। उसके बाद राजस्थान, गुजरात के साथ भी सीमा साझा करती है। टोटल लंबाई जो कि 3323 किलोमीटर है। वही नेपाल के विषय में देखा जाए तो ये नेपाल का रेंज है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, वहीं पश्चिम बंगाल का देखिए थोड़ा सा एरिया है और सिक्किम के साथ साझा करता है, ठीक है। तो कितने स्टेटों के साथ सीमा साझा करता है आपको पता चला। वहीं पे आप देखते हैं म्यांमार के साथ, देखिए ये वाला जो रेंज है म्यांमार का है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ, भारत के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हो गया, फिर उसके बाद मणिपुर, मिजोरम। टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सीमा के साथ भारतीय राज्य जो कि सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। वहीं भूटान के साथ देखा जाए तो भूटान के साथ अगर देखें तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भूटान के साथ टोटल 699 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ जो रेंज है, अफगानिस्तान के साथ टोटल 106 किलोमीटर का रेंज है। लद्दाख के साथ ओनली सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। भारत का लद्दाख जो कि सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इसके अलावा देखिए भारत के कुछ तटीय पार्ट को भी देख लीजिए। तट पार्ट बहुत ज़रूरी है, तटीय पार्ट को। उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। देखिए भारत की जो भारत की जो स्थलीय सीमा बहुत ही विशाल रहा और इसका स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। टोटल तटीय सीमा का अगर देखा जाए तो टोटल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। वहीं स्थलीय जो तटीय सीमा है यहाँ से यहाँ तक का माना जाता है 6100 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, ठीक है। और इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार का भी स्थलीय जो तटीय सीमा है इसको इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो 6100 में, और इसको भी अंडमान निकोबार का भी तटीय सीमा को जोड़ा जाए तो टोटल हो जाएगा 7516 किलोमीटर, मतलब लगभग 7500 किलोमीटर का रेंज जो कि तटीय सीमा में है। वहीं स्थलीय सीमा जो कि ऊपर वाला पार्ट है स्थलीय सीमा, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जो तटीय रेखा है भारत का, अगर देखा जाए तो अगर अंडमान निकोबार को सम्मिलित नहीं किया जाए क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर राज्य के विषय में देखा तो राज्य में गुजरात का सबसे बड़ा है जो कि 1214 किलोमीटर गुजरात के साथ है। वहीं अंडमान निकोबार का देखा जाए तो अंडमान निकोबार का जो तटीय सीमा है टोटल है 1962 किलोमीटर के साथ इसका तटीय रेखा की लंबाई है अंडमान निकोबार का। वहीं आंध्र प्रदेश का देखा जाए, देखिए आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो है टोटल 973 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु का रेंज है, तमिलनाडु में 906 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र में 652 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर है। वहीं केरल का इसके बाद है, देखिए केरल का ये है। फिर उसके बाद ओडिशा हो गया, ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो देखिए सब है। लक्षद्वीप है, गोवा है, कर्नाटक है, ठीक है। और पुडुचेरी हो गया, देखिए पुडुचेरी के यहाँ पे पार्ट है। पुडुचेरी छोटा छोटा स्थान है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट को हम डिस्कस करने चाहेंगे, जो देखिए तटों को किस नाम से जानते हैं। देखिए जो पश्चिमी तट है गुजरात से लेकर, ये देखिए ये वाला जो है गुजरात का ये तट है, इसको बोलते हैं कच्छ का तट। और देखिए यहाँ से लेकर जो गोवा के तट तक है इसको बोलते हैं
कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट, ठीक है। गुजरात से महाराष्ट्र तक के तट को कठियावाड़ तट कहते हैं। वही गोवा का जो तट है ये, इसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। गोवा तक के तट को बोलते हैं कोंकण तट। और इसके अलावा देखिए मालाबार तट, जो केरल का तट हो गया, मालाबार तट बोलते हैं इसको, ठीक है, मालाबार तट बोलते हैं। वहीं हम पूर्वी भाग में देखें तो पूर्वी भाग में देखिए कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का तट है उसको कोरोमंडल तट बोलेंगे। आंध्र प्रदेश का जो तट है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा का, उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो तटों को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, तो बिल्कुल ही इसको बने रखिएगा, इसको पढ़िएगा, डिस्कस करिएगा, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, देखकर चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, सारे को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। वहीं सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से जो भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है वह है मेघालय। देखिए मेघालय बहुत ही मैप में डिफरेंस है। देखिए वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है वह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा जो कि म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है वह है असम। वहीं देखिए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी राज्य, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो कि बांग्लादेश की है, ठीक है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं असम, नागालैंड, बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है। और वहीं देखिए असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से जो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है भारतीय राज्य से वह है नागालैंड। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण जो किया गया रेड क्लिफ के द्वारा किया गया, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है, सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है। वहीं पर देखते हैं डुरंड लाइन जो कि भारत की सीमा निर्धारित करती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। वहीं मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना के साथ मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारण करता है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं क्वेश्चनों को। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है जो कि सुपर इम्पोज बोलते हैं, इसको अध्यारोपित सीमा रेखा बोलते हैं, ठीक है। अध्यारोपित सीमा रेखा सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक उदाहरण है, ठीक है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो कि किसी बाह्य शक्ति, जिसको बाहरी शक्ति से के द्वारा आरोपित की जाती है। तो जो 1947 में भारत की जो सीमा का निर्धारण जो किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वह ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया, इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोज सीमा। देखिए भारत और चाइना उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन करने वाली रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है। वहीं देखते हैं नेपाल, भूटान और चाइना की सीमाओं से मिलने वाले राज्य हैं सिक्किम है। नेक्स्ट देखते हैं असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह है त्रिपुरा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो आरोही क्रम में है, सबसे ज़्यादा देखिए किसके साथ है, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है नेपाल के साथ, ठीक है। तो ये है पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार, तो हम लोग देखे हैं और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है, कितना है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, फिर भूटान के साथ है 699 किलोमीटर, वहीं अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। कुल मिला के 15,106 किलोमीटर भारत का जो स्थलीय सीमा है टोटल। और वहीं पर तटीय सीमा के विषय में हम लोग देख लिए। तटीय सीमा अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के तट सीमा को इंक्लूड किया जाए तो टोटल 7,516 किलोमीटर है। तो आई होप क्लियर हुआ। सबसे लंबा तट रेखा जो कि गुजरात का है, वहीं अगर सबसे छोटा तट रेखा देखा जाए तो किसका है, गोवा का। गोवा का तट रेखा सबसे कम है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को न देखा जाए तो गोवा का तट का है 101 किलोमीटर मात्र, ठीक है। अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेश को भी देखा जाए तो पुडुचेरी का है 47 किलोमीटर मात्र, और दादर और नगर हवेली का है मात्र 42 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट किए हम लोग। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाय द वे कहीं भी क्वेश्चन कोई छूटा है
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और भी अगर कहीं आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे भौतिक विभाजन। देखिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश और भौतिक विभाजन, जितने भी फिजिकल विभाजन के विषय में हम लोग देखेंगे भारत के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशंस को और सारे चैप्टर को 1 बाय 1 करके देखेंगे। जो हिमालय का श्रेणी है उसको भी देखेंगे इस रेंज में, और प्राकृतिक प्रदेशों को भी देखेंगे। तो आपको पता है कि जो पैलियोमैग्नेटिज्म होता है, जिसको बोलते हैं पूरा चंबकत्व, इसका अध्ययन का एक शाखा होता है, जिसके अंतर्गत चट्टान अवसाद जो निर्माण का जो संरक्षित गुण है उसके विषय में अध्ययन किया जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म के अध्ययन के। इसके अलावा देखिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से होता है, जो कि पैलियोमैग्नेटिज्म के माध्यम से होता है। इसके अलावा देखिए अल्फ्रेड वेगनर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पैलियोमैग्नेटिज्म जो कि पूरा चुंबकत्व का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, भारतीय स्थल पिंड जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, जो दक्षिणी पिंड है गोंडवाना लैंड और उत्तरी पिंड को बोला गया अंकारा लैंड। ठीक है। इसके अलावा इस विस्थापन या इस विभाजन के फलस्वरूप देखा गया कि भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर एक उत्तर की दिशा में, जब आप पूरे नक्शा को देखेंगे तो उत्तर की दिशा में मूवमेंट करने लगी, विस्थापित होने लगी। फिर उत्तर की दिशा में विस्थापन के बाद जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट, ठीक है, भारतीय प्लेट अपने से अधिक जो बड़ी प्लेट थी उसका नाम था यूरेशियन प्लेट। जो यूरेशिया मतलब रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। तो ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में आकर टकराई, ठीक है। और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक नाम है थेथिस सागर, ठीक है। उनके अवसादी चट्टान जो कि बिल्कुल वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की जो पर्वत श्रृंखला, जो पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला का निर्माण किए, ठीक है। तो हिमालय का रेंज यही है, ठीक है। इसके अलावा हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, अभी बहुत हाल में ही बना हुआ श्रृंखला है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़े बड़े ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ का निर्माण हुआ, और हिमालय के जो तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं का भी निर्माण हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो अगर थेसिस जो सागर है उसके हिमालय के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बहुत बड़े द्रोणी का निर्माण हुआ, जिसको बोला गया बेसिन, ठीक है, बेसिन का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे फिर वहीं पर उत्तरी मैदान के रूप में पूरे ये सब उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एक हिमालय का स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ थेथिस सागर से, कैसे गोंडवाना लैंड जो कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराई, और जो भी अवसादी चट्टानों से अवसादी यहाँ पे थे उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखते हैं जो भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है इसके विषय में देखते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें से उत्तर का प्राकृतिक प्रदेश, ये उत्तर का प्राकृतिक प्रदेश है। उसके बाद विशाल मैदान ये जो है ये विशाल मैदान स्ट्रक्चर है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तट और द्वीप। तो तट ए है, ठीक है, द्वीप आपको पता है ए है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार। तो कुल मिला के हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन के बाद फिर से हम लोग अलग हिमालय के विषय में डिस्कस करेंगे, हिमालय के श्रेणियों के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के उपबंध पूरा चुंबकत्व परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, किधर की तरफ सरका है, उत्तर की तरफ, जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए सरका है, ठीक है। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो जो गोंडवाना लैंड का भाग जो कि
गोंडवाना लैंड का भाग में कौन है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत, जो कि एक गोंडवाना लैंड का सारा पार्ट था, ठीक है। और इसमें विखंडन होकर भारतीय प्लेट अलग हो गया, जो कि उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ, धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल उपखंड या भूखंड का भाग है जिसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित होता है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, हम लोग देखे थे। उत्तर का प्राकृतिक पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, साथ ही साथ तट का और द्वीप। उत्तराखंड में जो पताल तोड़ कुएँ हैं पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, ठीक है, जो धरातल से स्वतः ऊपर की ओर पानी निकलता है, उसे ही बोलते हैं पताल तोड़ कुएँ, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव होता देश के अधिकांश भाग में, जो कि साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव, साथ ही साथ सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित रहती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सही कथन बताना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित, जो कि इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। जब माउंटेन के विषय में पढ़ेंगे तो फोल्डेड माउंटेन क्या है इसके विषय में देखेंगे हम लोग। तो भारत में, और इसके अलावा भारत में गोंडवाना शिलाओं से कोयले का बृहत्तम भंडार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना और समभिन्नति में हुई और गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। देखिए, इसको मिलान करना है। दक्कन ट्रैप का जो काल रहा है क्रिटेशियस आदि नूतन काल, पश्चिमी घाट का काल रहा है उत्तर नूतन, और अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल रहा है, और इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। भारत के जो कि न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में कुट्टानाड फेमस है। साथ ही साथ इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है और FAO द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। देखिए, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, वह है रोहतास। देखिए, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है वह है सिंधु क्षेत्र। विंध्य, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना में से वह चट्टान जो प्रणाली जो भारत में नवीनतम है गोंडवाना है। भारत का पर्वतीय प्रदेश के विषय में हम लोग देखते हैं। भारत का पर्वतीय प्रदेश जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, हम लोग इसको देखेंगे 1 बाय 1 करके। जितने भी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है और भारत की जो उत्तरी सीमा पर जो विस्तृत हिमालय जो कि भूगर्भीय रूप से एक बिल्कुल ही युवा और नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और यह श्रृंखला जो कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसको मैप में हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए, अब देखिए मैप में देखते हैं पूरा हिमालय का वर्गीकरण जो कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसकी टोटल अगर हिमालय की लंबाई देखा जाए तो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर जो कि बहुत ही है। और इसकी औसत चौड़ाई अगर देखा जाए, चौड़ाई इसका लगभग 240 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। औसत चौड़ाई एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है इससे करके, ठीक है। तो लंबाई कितना है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई औसत जो कि 240 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई अगर कश्मीर में देखा जाए, जो कश्मीर वाला रेंज है, तो इसका यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको, 400 किलोमीटर तक कश्मीर में रेंज मिलेगा। औसतन देखा जाए तो मात्र 240। लेकिन अगर यहीं हिमाचल प्रदेश वाला श्रेणी में देखा जाए तो इसका लंबाई 150 किलोमीटर। तो आई होप क्लियर हुआ। टोटल लंबाई कितना है 2500 किलोमीटर और औसतन जो चौड़ाई है, औसतन चौड़ाई देखा जाता है 240 किलोमीटर। और कश्मीर वाला रेंज में हिमालय की जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर तक है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में जो रेंज है 150 किलोमीटर तक का रेंज है, फैला हुआ है, चौड़ाई है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जो कि प्रदेश कौन सा है। तो आपको पता ही है कि जो हिमालयी राज्य प्रदेश है इसको हम लोग देख लेते हैं नया स्ट्रक्चर में, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रमुख हिमालयी राज्य को देखते हैं इसमें। देखिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग उत्तर की तरफ से देखते हैं तो जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि हिमालय से पूरा पटा हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद आपको देखने को मिलेगा, देखिए अरुणाचल प्रदेश ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय का रेंज भी फैला हुआ है, मेघालय नागालैंड का भी रेंज जो कि हिमालय के पर्वत श्रृंखला से फैला हुआ है, और पश्चिम बंगाल का भी रेंज है, ठीक है, त्रिपुरा भी है। ये सब जो कि हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, हिमालय का ही रेंज है, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। और जो कि इसके अलावा हिमाचल असम का भी कुछ रेंज है, और कुछ क्या नाम है, पश्चिम बंगाल का भी पहाड़ी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 समांतर श्रेणी में बांटा गया है। एक तो बोला गया है ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत का हिमालय, जो ए वाला रेंज है इसको तिब्बत का हिमालय, फिर बृहद हिमालय बोला गया है ये वाला रेंज को। बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय ये आपका है, फिर उसके बाद वाह हिमालय जो कि शिवालिक हिमालय है सबसे लास्ट में। 4 रेंज में बांटा गया है। इसको हम लोग करके 1 बाय 1 करके देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। साथ ही साथ कंचनजंगा, देखिए कंचनजंगा नाम से यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट देखिए कहाँ पे है, 8,848 मीटर यहाँ पे नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाती है। और कंचनजंगा को आप देख लीजिए, कंचनजंगा यहाँ पे है, ठीक है। कंचनजंगा जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि पूर्व में नेपाल है, और नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य का सीमा बनाता है। तो सिक्किम राज्य यहाँ पे सीमा बनाता है। अब देखते हैं अन्नापुरा देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अन्नापुरा यहाँ पे है, अन्नापुरा ये रेंज है अन्नापुरा, जो कि उत्तर मध्य हिमालय में है, ठीक है। और धौलागिरी भी नेपाल के मध्य में है, यहाँ पे भी नेपाल के मध्य में धौलागिरी, अन्नापुरा ये सब नेपाल का रेंज है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल और तिब्बत का सीमा साझा करता है। कंचनजंगा आपने देख लिया, सिक्किम और पूर्वी हिमालय और पूर्वी नेपाल का सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आप सारे पर्वतों को एकदम पूरा स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए। देखिए कंचनजंगा कहाँ पे है, मकालू कहाँ, माउंट एवरेस्ट, अन्नापुरा, धौलागिरी। नंदा देवी देखिए, नंदा देवी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लद्दाख श्रेणी आपको लद्दाख में, जास्कर श्रेणी, और देखिए केटू गार्डविन आस्टीन, देखिए केटू गार्डविन आस्टीन यहाँ पे है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग और चीज़ों को देखते हैं, और भी पॉइंट को देखते हैं। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक है, और इसकी चौड़ाई मात्र 10 से 50 किलोमीटर तक है, सबसे बाहरी श्रृंखला की, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में कुछ और पॉइंट को देखते हैं। सबसे आप देखिए एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करते हुए देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मैप क्लियर हो गया है। और देखिए यहाँ पे आपको कुनलुन श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ठीक है, नंगा पर्वत हो गया, और देखिए नागा हिल्स आपको यहाँ पे मिलेगा, गारो खासी जयंतिया जो कि यहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया, तीनों को आप देख लीजिए, ठीक है। नामचा बरवा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नामचा बरवा। तो आई होप सारे श्रेणियों को 1 बाय 1 करके देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चनों के डिस्कशन करने के बाद हम लोग बढ़िया ढंग से और क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं आप क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं सतत वाहिनी है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। तो हिमालय की नदियों को क्या बोलते हैं, सतत वाहिनी। इसका प्रमुख कारण होता है कि जो नदियों का उद्गम होता है हिमानियों से होता है, जो कि बर्फ़ों से होता है। तो हिमालय जो कि अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसके अलावा देखते हैं हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल करेक्ट है। और हिमालयी नदियों का उद्गम हिमानियों से होता है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी, जो कि प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी, सबसे प्राचीनतम है। अब देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा गया, ठीक है।
भाबर जो कि उप हिमालय, शिरडी के जो कि गिरिपात क्षेत्र में स्थित है, गिरिपात क्षेत्र में जो कि पश्चिम में सिंध और पूर्व में तीस्ता के बीच में समतल मैदान में फैला हुआ क्षेत्र को ही भाबर कहते हैं। देखिए हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक, जो कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है और शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है, हिमालय का शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है। और शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण जो कि सेनोजोइक युग में हुआ है, सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ जो कि 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है सेनोजोइक युग में। औसत ऊंचाई कितना, शिवालिक रेंज का औसत ऊंचाई आपको 900 से 1100 मीटर के मध्य औसत ऊंचाई है, ठीक है, जो कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। और इसके अलावा देखते हैं शिवालिक शैल समूह में दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, गिरिपात की स्थिति इसका राइट आंसर है। सतलज और काली नदी के मध्य हिमालयी भाग को क्या बोलते हैं, हिमालयी भाग को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। हम लोग आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित होता है। सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जो हिमालय के भाग को बोलते हैं पंजाब, जो सबसे ऊपर है सतलज, सतलज के बाद जो कि रेंज आएगा आपको काली नदी जो कि नेपाल के पास है, तो इसको बोलेंगे आपको, इसको बोलेंगे कुमायूं हिमालय। फिर वहाँ से आपको देखने को मिलेगा सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय का भाग है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद काली और तीस्ता, एक काली नदी के बाद तीस्ता नदी आती है, काली नदी के बाद तीस्ता नदियों के मध्य के भाग को बोलेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय हो गया। इसके बाद हिमालय तीस्ता, और इसके बाद देखिए तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य जो भाग है उसको बोलेंगे असम हिमालय, तो असम वाला रेंज है। तो नदियों के बंटवारा से ही यहाँ से रेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय के तरुण वलुत पर्वत जो कि उसको बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं, जो कि गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग और समांतर पर्वत श्रेणियां, साथ ही साथ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। अब देखते हैं नेक्स्ट को। इसमें बताना नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 कौन से श्रेणी को दिखाता है। देखिए 1 जो कि पॉइंट है काराकोरम को दिखा रहा है, लद्दाख सेकंड, जास्कर थर्ड नंबर, और नेक्स्ट जो है कि पीर पंजाल को दिखा रहा है चौथा नंबर। तो हम लोग इसको आपको मैप में दिखाए थे। लघु हिमालय कहाँ पे स्थित है, शिवालिक और महान हिमालयों के मध्य लघु हिमालय स्थित है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक और लघु हिमालय और महान हिमालय। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक है। उच्चावच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम बताना है, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली जो पर्वत श्रेणी है, फिर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलों का जो सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो देखिए कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नापुड़ा और धौलागिरी जो कि पूर्व से पश्चिमों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों की वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान के गिरावट की वजह से, वर्षा बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊपन की वजह से वनस्पति में परिवर्तन आता है। अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी जो कि हिमालय में है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, त्रिपुरा संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, जो कि अविभाजित में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अटल टनल के विषय में कुछ कथनों को देखते हैं। अटल टनल के विषय में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। अटल टनल के विषय में देखते हैं। इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह मलानी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। साथ ही साथ पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है और भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जास्कर, लद्दाख
पश्चिमी पीर पंजाल और पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका राइट आंसर है पीर पंजाल। कश्मीर घाटी जो कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। अक्साई चीन, देखिए अक्साई चीन जो भाग है, अक्साई चीन ये लद्दाख पठार का भाग है अक्साई चीन, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है, आपको पता है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इससे पहले हम लोग देखे थे K2 गार्डविन ऑस्टिन का भी देखे थे, इसका ऊंचाई 8,611 है, वो भारत में स्थित है। कंचनजंगा भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,598 है। मकालू श्रेणी का 8,481 मीटर है। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए। जो नंदा देवी भारत में है, नंदा देवी भारत में, इसको याद कर लीजिए 7,817 मीटर है नंदा देवी भारत में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लिए हैं। साथ ही साथ देखते हैं हिमालय पर्वतीय है मध्य हिमालय का, भारत में ये अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी तथा पूर्वी घाट में जो नवीनतम है वह है हिमालय श्रेणी। देखिए मणिपुर पहाड़ियों में जो घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सत्य कथन बताना है। भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अलावा देखते हैं और पुलिकट झील केवल 2 राज्य जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हिमाद्री अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? वह हिमाद्री श्रेणी। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय जो क्षेत्र हिमालय श्रेणी स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, दोनों ही कथन सही है। देखिए करेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, करेवा भू आकृति पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियों के विषय में। तो दक्षिण भारत की और मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके विषय में देखते हैं। देखिए भारत के जो बृहत्तम क्षेत्र जो कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला है, जो वहाँ पे पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना होता है। और प्रायद्वीपीय भाग में जो गोंडवाना लैंड के अफवाह के कारण बना हुआ है। और इसके अलावा देखा जाए तो नर्मदा नदी की जो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतम भागों में फैला हुआ है, उसे उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अरावली के विषय में देखते हैं। अरावली भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो गुरु शिखर पर्वत है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसको रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, मतलब अवशिष्ट, बहुत ही नाम मात्रा का रह गया है तो इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट, ठीक है। और इसके अलावा देखिए विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये भी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में से जो अरावली पर्वत है कहाँ पे स्थित है? अरावली पर्वत स्थित है राजस्थान राज्य में, ठीक है। यह इसका जो फैलाव है, इसका फैलाव राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक इसका फैला हुआ है। 800 किलोमीटर इसका टोटल रेंज है। इसकी ऊंचाई जो कि इसको सबसे पुराना माना जाता है, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, लगभग 600 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। इसका सबसे ऊंची चोटी का आपने देख लिया गुरु शिखर पर्वत जो कि 1722 मीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु देखिए आप देख लिए हैं। रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं अरावली पर्वत को। साथ ही साथ देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी तटीय मैदान में से जो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? वह है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी जिसको अनाईमुडी बोलते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो स्थित है उसको बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। नर्मदा और ताप्ती नदियों के में उसको क्या बोलेंगे? सतपुड़ा रेंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही कालानुक्रम है नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी जो कि है इसका रेंज है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो कि मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में जो मिलन स्थल पर स्थित है उसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जो नीलगिरी पर्वत है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और एक पर्वतमाला है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के एकदम मिलन बिंदु पर यहाँ पे स्थित है नीलगिरी पर्वत की। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर के ऊंचे पर्वत की खोज किया। उस पर्वत का नाम रखा है रमन सागर पर्वत। ठीक है, देखिए अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वह है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैला हुआ है अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं सह्याद्री के नाम से बोला जाता है इनको। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। सबसे पहले दक्षिण में सतमाला है, फिर कैमूर की पहाड़ी है, फिर उसके उत्तर में नागा की पहाड़ी, फिर पीर पंजाल की पहाड़ी है। ठीक है, कार्डामम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डामम पहाड़ी जो कि इलायची के लिए बहुत फेमस है और इसकी सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु के राज्य की सीमा पर कार्डामम पहाड़ी स्थित है। सेवराय की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखा जाए तो 4000 से लेकर 5000 फीट तक है और तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है यह। ठीक है, सेवराय पहाड़ी। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ी तथा सतमाला पहाड़ियों में से जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है मांडव पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखिए महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग है और धूपगोड़ चोटी ये भी सतपुड़ा रेंज में है। पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, और देखिए गारो जो कि मेघालय राज्य में है, मेरी अरुणाचल प्रदेश में, कुल्लई मलाई तमिलनाडु में और डालमा जो कि पहाड़ी है झारखंड में स्थित है। इसके अलावा देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और नल्लामलाई में से जो कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं कार्डमम पर्वत श्रेणी। सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मध्य भारत में स्थित जो पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम को बताना है। तो महादेव पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद फिर आएगा आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पर्वत, फिर खासी की पहाड़ियाँ। देखिए सही कथन को बताना है, जो सही कथन यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और पश्चिमी घाट में अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल करेक्ट है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की जो घाटियां हैं पुरानी रिप्ट घाटियां मानी जाती हैं। ये सारा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। देखिए पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पानली तमिलनाडु में स्थित है। मुकंदरा पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? इसका राइट आंसर है मुकंदरा पहाड़ी। गलीकौंडा, सलहेर, सिंगराम गट्टा और मारदू
गुलाकोंडा में से कौन सी पर्वत चोटी जो कि पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? उसका राइट आंसर है सलहेर। राज्य और ऊंची चोटी को देखते हैं। केरल राज्य में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, नागालैंड में सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में दुद्धा पिट्टा है। देखिए सतपुड़ा श्रेणी में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने का सही क्रम है। बड़वानी की पहाड़ी है, उसके बाद महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी है, ठीक है। अन्नामलाई और नीलगिरी, कार्डमम और सेवराम में से जो कन्याकुमारी से सटा हुआ है उसको बोलते हैं कार्डमम पहाड़ी। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका राइट आंसर है गिरनार। अब देखते हैं पर्वत चोटियों के विषय में। हम लोग पूरा डिटेल्स में देख लिए हैं एक मैप में। आपको पता है कि जो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बचेंद्री पाल जो कि प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई थी 1984 में। भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर अगर देखा जाए तो केटू गाढवी आस्टीन है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। इसका यह काराकोरम श्रेणी में है, इसका ऊंचाई है 8,611 मीटर है, ठीक है। यह अभी पीओके में है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है और उसको हमने देखे थे जो कि सिक्किम राज्य में है, सिक्किम और नेपाल के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ठीक है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की नंगा पर्वत है, ठीक है। और भारत की चौथी जो कि नंदा देवी पर्वत है जो कि 7,816 है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को द्वारा इसके विश्व धरोहर में संरक्षित किया गया है। तो आई होप क्लियर है, इसको देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसको आपने देख लिया। बचेंद्री पाल भी देख लिया। और सबसे पहली महिला जो कि चढ़ाई किया था वो है जुको तो भैया। अगर कोई भारतीय महिला पूछा जाएगा तो बचेंद्री पाल है। बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतराव और जया देवी और संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ा है? संतोष यादव हैं, इन्होंने 2 बार चढ़ाई किया है। साथ ही साथ देखते हैं कुछ और पॉइंट को। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो कि केटू गाढवी आस्टीन है, सेकंड नंबर पे है कंचनजंगा। और इसके अलावा देखिए सही क्रम बताना है, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट नंबर, गाढवी आस्टीन सेकंड और कंचनजंगा थर्ड नंबर पे है। हिमालय की ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा कहाँ पे है? नेपाल और सिक्किम में मध्य स्थित है। नंदा देवी तो आपको पता है जो कि उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय का भाग है। गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है, अरावली पर्वत का श्रेणी है जो कि 1722 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। और हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम है, देखिए नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम है। देखिए गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत श्रृंखलों में से भारत में जो अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है वह गोसाई थान, ठीक है। गोसाई थान भारत में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? नेपाल की सीमा में, नेपाल की सीमा के पास में है। देखिए सही सुमेलित करना, माउंट आबू जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का रेंज है, कोडाई कनाल पानली पहाड़ी का है, उड़कमंड जो कि नीलगिरी पहाड़ी का रेंज है और शिमला जो कि धौलाधर श्रेणी का रेंज है। मध्य प्रदेश का सबसे सर्वोच्च धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा रेंज में है। गौरलाटा चोटी समरी पाट में स्थित है। और इसके अलावा देखिए कुंभलगढ़ जो कि अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है। अब देखते हैं घाटियों के विषय में। घाटी के विषय में बहुत ज़रूरी है, घाटी के विषय में देखना जरूरी है, कौन सा घाटी किधर है इसको देखते हैं। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच है वह है धौलाधर और पीरपंजाल। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में नेलांग घाटी है, ठीक है। देखिए घाटियों के विषय में देख लिया जाए तो जो कि हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित, जिसमें से कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भागीरथी घाटी और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप हैं, ठीक है। कुल्लू हो गया और हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर और पीरपंजाल के मध्य में स्थित है। बहुत सारे घाटियाँ हैं, ठीक है, तो इसको देखते रहिएगा। मुरखा घाटी लद्दाख में, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम में है। इसका भी मैप हम दिखाएंगे अभी। भारत में शांत घाटी जो कि
देखिए माउंट घाटी साइलेंट वाटी जो कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़वाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और कुंती नदी माउंट घाटी साइलेंट वैली के लिए वर्षा के प्रचुर वनों से उद्भित होती है, जो कि शांत वैली जो कि केरल राज्य में है। ठीक है, अब दर्रों के विषय हम देखते हैं। दर्रों से स्टार्ट करने से पहले हम एक बार मैप दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें दर्रों के विषय में देखते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? जैसे किसी पर्वत या पहाड़ी के जो निचली भाग है जिससे होकर स्थल मार्ग का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? पासस या जर्जा दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो दर्रों के जो कि देखिए यहाँ मैप है, इतनी सारे दर्रा हैं भारत में। काराकोरम, लद्दाख, ये सब जो कि हो गया, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, बाड़ा लच्चा, सिपकिला, माना, ये सब जो कि उत्तराखंड में है। लिपुलेख, नीति दर्रा, माना दर्रा, थांगला, ये सब उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में देखने को मिलेगा। जिलेपला आपको देखने को मिलेगा। बोमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पांगसाड़ हो गया, लेपखानी हो गया, ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब देखिए लद्दाख उद्दाख का दर्रा है। तो दर्रों के विषय में आपने समझ लिया कि जो कि मार्ग होकर इससे गुजरता है, जो कि पहाड़ी में स्थित जो निचला भाग होता है जिसकी वजह से मार्ग होकर स्थल मार्ग होकर गुजरता है, उसे पासेस बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, और जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग आदि गुजरते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख में काराकोरम दर्रा, देखिए यहाँ पे काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा यहाँ पे काराकोरम दर्रा जो कि भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से लगभग एक है। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो 5540 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान भी है जो कि 5890 है। यांगजी दीवान 5890 यांगजी दीवान है, सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ देखते हैं। इसके अलावा और पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा आप यहाँ पे देखिए, जोजिला दर्रा है यहाँ पे, जोजिला दर्रा आप जोड़ता है यहाँ से। फिर से देखते हैं एक बार, जोजिला दर्रा यहाँ पे देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है जो कि जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा है, श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा देखिए, पीर पंजाल दर्रा यहाँ पे है। पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। और बनिहाल दर्रा तो आपको पता है जो कि श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का मार्ग है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग होता है। जवाहर दर्रा जो कि जवाहर सुरंग जो कि बनिहाल दर्रे से गुजरता है, जवाहर सुरंग। ठीक है, बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरता है। इसके अलावा देखिए थालंग दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं, थालंग दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं राज्य में है। माना दर्रा भी हिमालय श्रेणी में है और भारत और तिब्बत के बीच में रास्ता का निर्माण करता है। और इसके अलावा बहुत सारे दर्रा हैं, हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख जो कि भारत और चीन के बीच में राज्य का दर्रा है जो कि आने जाने का रास्ता है, उत्तराखंड राज्य में है। नाथुला दर्रा जो कि लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का निर्माण करता है। नाथुला दर्रा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और भारत में जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इससे लगभग 55 किलोमीटर पूर्व एक नाथुला दर्रा है। यहाँ पे नाथुला दर्रा जो कि चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की एक चुंबी घाटी में खुलता है। तो बहुत सारे दर्रा को आपने देख लीजिए, मैप में याद कर लीजिए। और कुछ और देखिए, दक्षिण में दर्रा जो कि महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट दर्रा है, पालघाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दक्षिण में भी कुछ दर्रे हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए मैप में पूरा आपने देख लिया दर्रा के विषय में। ठीक है, ये हिमालय का रेंज आपने देख ही लिया है। इसके बाद देखिए हिमनद के विषय में देख ले सकते हैं आप। यहाँ हिमनद के देखो, बाल्टोरो ग्लेशियर हो गया, चांगोलुम्बा हो गया, हिस्पार हो गया, ये सब आप। खारदोपिन बहुत फेमस न्यूज में रहता है। लद्दाख सबसे ठंडा स्थल द्रास लद्दाख में स्थित है यहाँ पे। नूनकून हो गया, जोजिला दर्रा श्रीनगर। अपने मैप में सारा आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पालघाट जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जो कि केरल में है पालघाट। भोरघाट महाराष्ट्र में। लिपुलेख आपको उत्तराखंड में देख लिया। ले जाने का रास्ता जो कि जोजिला दर्रे से होता है, ले जाने का रास्ता। 2006 में लगभग मध्य में भारत और चाइना के बीच में जो कि व्यापार बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा को पुनः खोला गया। इसके अलावा देखते हैं
माड़ा नीति जो कि दर्रा है ये उत्तराखंड में है, जो जिला लद्दाख में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में और नाथुला दर्रा सिक्किम में, आपने देखा ही। साथ ही साथ देखते हैं चांगला दर्रा लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बामडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में सेला दर्रा है। देखिए खैबर दर्रा जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बाकी शेष जो कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है जो कि पश्चिमी में है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको। किंगरी विंगरी और नीति माड़ा क्या है, ये एक दर्रा है, ठीक है। माड़ा नीति कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और देखते हैं पर्वतीय दर्रा और राज्य के विषय में सम्मिलित करना है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में और शिवकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है दर्रा है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा देखिए पश्चिमी दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, शिवकिला है, लिपुलेख है, नाथुला है, बामडिला है, ठीक है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर है। हिम रेखा हिमनद के विषय में देखते हैं। हिम रेखा जो कि 4300 से लेकर 6000 मीटर के पूर्व में स्थित है हिमनद, और हम लोग अभी देख लिए थे इसको मैप में। और सबसे बड़ा हिमनद जो कि सियाचिन है, चोराबाड़ी ग्लेशियर जो कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, चोराबाड़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट को। हिमालय के हिमनदों से पिघलने की जो गति है सबसे अधिक है। मिलाप हिमनद जो कि हिस्पार, जेमू, मिलाप और रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाई परिचय में है, वो है मिलाप हिमनद। सियाचिन जो कि नुब्रा घाटी के उत्तर में है। गंगोत्री जो कि सबसे बड़ा हिमनद जो कि गंगोत्री है। देखिए बंदरपुछ यमुना नदी से निकलती है, बंदरपुछ जो कि हिमनद है यमुना से। बारासिगरी जो कि चिनाब है, बारासिगरी से चिनाब नदी निकलती है। मिलाप से गौरी गंगा और सियाचिन से नुब्रा नदी और चेमू से तिस्ता नदी निकलती हैं। अब देखते हैं पठार से विषय में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, पठार से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा शैलों का निर्माण जो कि हुआ है क्रिटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानों की उत्पत्ति देखने को मिलता है 3600 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। और कार्बोनिफेरस युग में पहला गोंडवाना लैंड का एक भाग था, और कार्बोनिफेरस युग के दौरान जो कि दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, ठीक है। और क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से जो दक्कन ट्रैपन का निर्माण हुआ क्रिटेशियस युग में, ठीक है। तो इसके विषय में देखते हुए चलते हैं क्वेश्चनों को। मेघालय का पठार है, प्रायद्वीपीय खंड का मेघालय का पठार है। और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है जो कि सेनोजोइक महाकल्प में स्थित है। छोटा नागपुर का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद जो कि खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण हुआ है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोयला, लोहा, ब्रक, तांबा ये सब पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार जो कि धनबाद उसी की वजह से फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत के मानचित्र में देखिए ABCD पॉइंट। ए जो दिखाता है रिफ्ट घाटी क्षेत्र को, बी जो कि छत्तीसगढ़ मैदान, सी छोटा नागपुर पठार, और जो डी पॉइंट है ये है वर्षा छाया क्षेत्र को दर्शाता है। मालवा का पठार, और मालवा का पठार हो गया, और छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय का पठार में से अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है वह है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये सब क्या है दंडकारण्य क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दंडकारण्य भारत में किस भाग में स्थित है। यह दंडकारण्य जो कि भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है दंडकारण्य। देखिए भुवन पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया में से मेघालय का जो अंश नहीं है वह है भुवन पहाड़ियाँ, ठीक है। कुछ और पॉइंट को देखते हैं। अब देखते हैं तटीय भाग को देखते हैं। इसमें देखिए तटीय भाग को देखिए, भारत जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसको सबसे पहले हम एक बार मैप आपको दिखा।
देखिए ये पश्चिमी तटीय भाग है, भारत का जो पश्चिमी तटीय भाग है। आपको पता है भारत जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और भारत के तट रेखा की लंबाई टोटल कितना है, 7516। इसको हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। भारत के तट रेखा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड पश्चिम में क्या है, जैसे भारत है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपको पता है अरब सागर है। और इसके अलावा देखिए भारत की तट रेखा जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की तट रेखा पर सबसे बड़ा तट रेखा जो कि गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 1214.7 किलोमीटर गुजरात के साथ। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो अगर आप केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार, देखिए ये अंडमान निकोबार है। इसके साथ इसकी तटीय लंबाई जो कि टोटल 1962 किलोमीटर है। इसका देखिए तटीय लंबाई 1962 किलोमीटर, ठीक है। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप भी है, जो कि अभी हाल में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और गुजरात की सबसे ज़्यादा आपने देखा ही सबसे तटीय लंबाई है। सबसे छोटा अगर राज्यों में देखा जाए तो गोवा का सबसे छोटा रेंज है तट रेखा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए ये देखिए पश्चिमी तटीय रेखा है, पूर्वी तटीय रेखा। देखिए यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी है, भितरकनिका यहाँ पे, उड़ीसा यहाँ पे है। देखिए विशाखापट्टनम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, काकीनाडा जो कि बहुत फेवरेट एरिया है। आंध्र प्रदेश का तट है, देखिए श्रीहरिकोटा यहीं से प्रक्षेपण होता है। पुलिकट लेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बीच यहाँ पे है, मरीना बीच जिसको बोलते हैं। महाबलीपुरम बीच यहाँ पे है, ठीक है। पुडुचेरी आपको देखने को यहाँ मिलेगा तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए पाक खाड़ी, पाक स्टेट जो कि अलग करता है श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को। तुतिकेरुन है यहाँ पे। देखिए सबसे दक्षिणी पॉइंट है केप कमोरिन जो कि कन्याकुमारी है, स्थलीय दक्षिणी पॉइंट है, इसको आप देखने को मिलता है, ठीक है। फाल्स डीबी पॉइंट है आपको यहाँ पे। देखिए कृष्णा नदी यहाँ पे कैसे आपका समुद्र में गिरती है पानी इसका, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट के विषय में देख लीजिए। अंडमान निकोबार तट के विषय में देख लीजिए। यहाँ पे इसका सैडल पीक सबसे हाईएस्ट पीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और कोको चैनल जो कि यहाँ पे देख लीजिए, कोको चैनल यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए बैरन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरन द्वीप, कहाँ पे देखने को मिले। पोर्ट ब्लेयर देखिए कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। डक्कन पास जो कि अलग करता है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, डक्कन पास हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के विषय में आपने देख लिया। और देखिए 10 डिग्री अंडमान सागर के विषय में थोड़ा देखिए। कार निकोबार यहाँ पे देखिए, इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे साउथर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाए तो। ग्रेट निकोबार जल क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है। लिटिल निकोबार द्वीप यहाँ पे है। सोमब्रेव चैनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ आई होप इतना आपको देखें। देखिए लक्षद्वीप के विषय में थोड़ा देख लीजिए। लक्षद्वीप में बहुत सारा वो है, लेकिन कवरत्ती द्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगाती द्वीप बहुत फेमस है, ठीक है। तो अब क्वेश्चनों को देखते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। मिनिकॉय द्वीप देखिए 9 डिग्री चैनल से अलग होता है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखिए औसतन जो समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई के तट से मापा जाता है। और भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो कि तट से 12 मील दूरी तक होता है। देखिए अंतःस्थल से, जो कि अंतःस्थल जैसे यहाँ से सागर की ओर जो निकली भागों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसको बोलते हैं आधार रेखा, जो कि कुछ कटा पटा है लेकिन ऐसे एक मिला देंगे स्टेट से तो इसको बोलेंगे आधार रेखा, ठीक है। इसके बाद किसी भी प्रादेशिक जल क्षेत्र को ही क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा तट है, तट से क्षेत्र है, इसी को बोलेंगे क्षेत्रीय सागर, ठीक है। टेरिटोरियल सी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि सामान्यतः माना जाता है कि 12 मील तक होता है तट से। और इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। और आधार रेखा से 24 मील तक अगर जाएंगे तो इसमें भारत का सीमा शुल्क वसूली क्षेत्र और वित्तीय आधार क्षेत्र होता है, अगर 24 मील तक जाएंगे। इसके बाद 200 मील तक जाएंगे तो यहाँ पे आप भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिल सकती है इस क्षेत्र में। तो इस हिसाब से भी बांटा गया है क्षेत्र को। और भारत की तटरेखा की लंबाई आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट है गुजरात का साथ है,
सब टोटल राज्य 9 राज्यों से मिलकर बनता है तटरेखा। और भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक जो सूचक था वो है हिंद महासागर में था। तटीय अपरदन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा लहरों से। पश्चिमी घाट में देखिए जो कि भारतवर्ष के पश्चिमी शहरों में कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा और सिंधुदुर्ग का जो दक्षिण से उत्तर क्रम में जो क्रम है जंजीरा का है, सिंधुदुर्ग का, कुन्नूर को नागरकोइल का है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु तट के विषय में डिस्कस किया रहा है कि आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्की वासी जो कि मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस युक्ति जो कि तमिलनाडु तट पर है। और इसके अलावा देखते हैं, आप देख सकते हैं इसके बाद अंतर्जलीय उच्चवाच रेखा यहाँ पे इसको बता रहा है। अब देखते हैं सागर पोलिन और राज्य। दीघा सागर पोलिन जो कि पश्चिमी बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कलांगुट गोवा में है और मरीना जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम है कोरोमंडल तट। ठीक है, कृष्णा डेल्टा व केप मोरिन के मध्य जो स्थित तट है उसको बोलेंगे कोरोमंडल। केप कोमोरिन आपको पता है कन्याकुमारी में है। और भारत के पश्चिमी तट के उत्तर भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं कोंकण तट। द्वीप समूह के विषय में देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्च सर्वोच्च शिखर जो कि पल्याड़ शिखर, सैडल पीक जिसको बोलते हैं, उत्तरी अंडमान में है। मैंने अभी हम लोग मैप में देखे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। टोटल 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीपों की संख्या। और 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री जलमार्ग वही सेम क्वेश्चन है। बैरन द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में है, यह द्वीप जहाँ पे ज्वालामुखी होता है बैरन द्वीप में होता है। श्रीहरिकोटा आपको पता है पुलिकट झील के समीप है, मैप में भी देखे थे हम लोग। एडम ब्रिज जो कि धनुषकोडी से संबंधित है, एडम ब्रिज। ठीक है, सुमात्रा जो कि ग्रेट निकोबार के निकट है। अरब सागर के द्वीप समूह को देखते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में है। भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। टोटल 36 द्वीप हैं। यह प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित है द्वीप। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, वह है कैम्बे की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के मध्य जो कि रामेश्वरम द्वीप स्थित है और एक द्वीप पर भारत का बड़ा नगर है वह है मुंबई जो कि एलिफेंटा है। माजुली अंडमान लक्षद्वीप सालसेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला देश जो कि सालसेट है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। देखिए बेयंत सयोधर जो कि द्वीप है कच्छ की खाड़ी में। पीरम खंभात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट में है। द्वीप जो कि कठियावाड़ तट में है। कोरी क्रीक जो कि कच्छ के रण में स्थित है। सर ग्रीक विवाद जो कि भारत और पाकिस्तान के देशों के मध्य सर ग्रीक विवाद है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोग कोशिश किए हैं थोड़ा सा जल्दी भी फास्ट वे में देखने को, तो कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट में देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय में। थैंक यू।